यहाँ विदेशी किराना का देश में रास्ता तो साफ हो गया, कम से कम 18 शहरों में तो साफ हो गया आज राज्यसभा के वोट के बाद। लेकिन अब बड़ी बहस ये कि विदेशी किराना से क्या देश को फायदा होगा, इस सवाल पर हमारे साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन आज देख लेते हैं संसद में क्या हुआ। मायावती की बदौलत देश में विदेशी किराना के आने का रास्ता साफ हो गया है, और इसलिए क्योंकि सरकार लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी जीत गई। अब सवाल यह है कि जिस विदेशी किराना को लेकर संसद के दोनों सदनों में वोटिंग हुई, विरोध के बाद भी मायावती मुलायम ने सरकार की मदद की, क्या उस विदेशी किराना से देश का भला होगा? The motion is negative. Lobby is to be opened. और इस तरह विपक्ष की हार हुई और देश में विदेशी किराना का रास्ता साफ हो गया। लेकिन राज्यसभा में सरकार आंकड़ों के अंकगणित में पास हो सकी तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मायावती को ही पूरे नंबर मिलने चाहिए। अगर मायावती ने सरकार को समर्थन नहीं दिया होता तो सरकार के लिए नाक बचाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता। पहले राज्यसभा में वोटिंग के बाद के आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल 232 सदस्यों में से विदेशी किराना के पक्ष में 123 वोट पड़े और विपक्ष में 109, यानी बहुमत के लिए जरूरी 117 से कहीं ज्यादा वोट मिले। लेकिन अब देखिए दूसरा आंकड़ा, अगर मायावती के 15 सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट डाला होता तो क्या होता? ऐसी हालत में 232 सदस्यों की राज्यसभा में सरकार के पक्ष में पड़ते सिर्फ 108 वोट और खिलाफ में होते 124, यानी बहुमत के लिए जरूरी 117 से पीछे रह जाती सरकार। एक और आंकड़े की कल्पना कीजिए, अगर मायावती के 15 सांसद समाजवादी पार्टी की तरह सदन से वॉकआउट कर जाते तब क्या होता? ऐसी सूरत में सदन के सदस्यों की संख्या रह जाती 217 और बहुमत का आंकड़ा हो जाता 109। लेकिन सरकार को तब मिलते 108 वोट और विपक्ष का आंकड़ा होता 109, यानी इस सूरत में भी सरकार की हार ही होती। यानी मायावती ही हैं जिन्होंने सरकार की नाक बचाई। मायावती के सहारे अपनी नाक बचाने वाली सरकार अब काफी राहत महसूस कर रही है। एसपी ने जब न्यूक्लियर डील पर बीजेपी का समर्थन दिया था उस समय उनको सीबीआई नहीं नजर आया था, उस समय हमारी सरकार थी। तो ये बात कहना कि जब उनके पक्ष में कोई पार्टी वोट देती है तो सीबीआई नहीं है और जब उनके विपक्ष में कोई वोट देती है तब सीबीआई है, ये पर्दाफाश करती है भारतीय जनता पार्टी की क्या नियत है, क्या सोच है। अब वो तरह तरह के विश्लेषण निकाल रहे हैं, उन विश्लेषणों का कोई अर्थ नहीं है। संसद ने एफडीआई रिटेल को अप्रूव कर दिया है और इससे देश के किसानों का भला होगा, युवकों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा और किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी दल अब नए तर्क खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि बसपा के हाथी ने उत्तर प्रदेश का विकास खा लिया और आज बसपा के हाथी ने कांग्रेस की मदद से देश में जो रोजगार है नौजवानों का उस पर हमला किया है। हाँ, बस जिस तरह से लोकसभा में हुआ, किसी ने बहिष्कार किया, किसी ने पक्ष में भाषण खिलाफ में दिया, वोट पक्ष में दिया, तो ये सरकार मैंने संख्या बल पर नहीं जीती है, मैनेजमेंट के आधार पर जीती। मैनेजमेंट किया और जीत गई। लेकिन वोटिंग से पहले वॉकआउट कर सरकार की मदद करने वाले मुलायम सिंह अब मायावती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती जी ने सरकार का समर्थन कर दिया, अब उन्हें पूछिए, आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? अब वो दोनों के बारे में क्या है, वो आज नहीं कल तक परसों तक जब पता चल जाए तो बोलेंगे जनता के बीच ये बात रखूंगा। जनता देख रही पूरी तरह से कि कौन लड़ रहा है उनके हितों के लिए और कौन हितों के लिए न लड़के पीछे हट करके अपना निजी लाभ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सरकार की जीत से ये तय हो गया है कि अब देश में जल्द ही विदेशी किराना स्टोर खुलेंगे। तो ये तो तय हो गया, वोट भी पड़ गया, लेकिन वो बहस अब भी जारी है कि देश हित किस में है। दोनों पक्ष यही कह रहे हैं कि देश हित इसमें अपने 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 पक्ष को बता रहे हैं कि वो देश हित का पक्ष है, उसी से देश का भला होगा। लेकिन क्या विदेशी किराने से आने से, जो कि अब आ रहा है, देश का भला होगा? इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान चंद्रभान प्रसाद साहब हैं हमारे साथ, दलित मामलों के जानकार। हमारे साथ हैं रशीद किदवई साहब, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी से शाहनवाज साहब, और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रभा ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवीण खंडेलवाल जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी। सबसे पहले प्रदीप जैन जी, आपके पास सरकार, अब तो ये रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन जो
बिंदु विपक्ष ने उठाया इस बहस में कि कैसे रोजगार आएगा, तो आएगा कैसे, और रोजगार आएगा तो वो जैसा जेटली साहब ने कहा कि वो सेल्स बॉय सेल्स गर्ल वाला रोजगार आएगा, उस रोजगार के लिए हमने ये सब किया है। हम समझते हैं कि इस बहस के पहले हमें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समझना चाहिए। आज से पहले जब कंप्यूटर क्रांति राजीव जी लाए थे, उस समय भी इन्होंने ये बात कही। और मैं बुंदेलखंड से आता हूं, मुझे याद है जब हमारे यहाँ माता टीला बांध बन रहा था, उस समय ये लोग ये कहकर विरोध कर रहे थे कि पानी में से बिजली निकल जाएगी तो वो पानी किसानों के उपयोग का नहीं रहेगा। आज निश्चित रूप से हमारा देश ग्रामीण भारत है। हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा गांव हैं और हमारा 20 करोड़ मीट्रिक टन का फल और सब्जियों का उत्पादन है, और वो फल सब्जियों में से 35 से 40% अनेक कारणों से नष्ट हो जाती हैं। वो गांव का अंतिम व्यक्ति जिसकी फल और सब्जी को ठीक ये सब तर्क दे दिए गए। आज देखिए उसके विकास का रास्ता भारत की सबसे बड़ी महापंचायत में पारित हुआ। जी, वो वही तो कह रहे हैं कि वो पारित हो गया। अब जो बिंदु जो विपक्ष ने उठाए, उन बिंदुओं में तो वो भी तो तर्क हैं कि भाई ये अगर आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, कुछ जो नौकरियों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसी होगी? जो रोजगार जो परंपरागत रिटेल में नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? निश्चित रूप से इससे नौकरियां और रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें किसी भी जगह पर अगर बिग बाजार खुलता है तो उधर पर व्यापारिक केंद्र और घनीभूत होता है, वहां बहुत सारे नए उपभोक्ता आते हैं। ऐसे में किसी दुकान का बंद होना एक कपोल कल्पना है, बल्कि नए रोजगार सृजन इसके अंदर एक जवाब ले लेते हैं शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी। जी, मंत्री जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पूछिए किशोर जी। जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि ये वो जो तर्क वो तो बातें हमने संसद में भी सुनी। मैंने जो तर्क मंत्री जी ने दिए हैं ये तो कई दिन पुराने हो गए ना ये तर्क। वो तो पार्लियामेंट में लोकसभा में सिब्बल साहब और आनंद शर्मा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दे चुके हैं, और राज्यसभा में भी इनके लोग दे चुके हैं। सवाल तो उस तर्कों पर क्या बहस की जाए। आज अमेरिका के लोग खुश होंगे, कांग्रेस के लोग खुश हैं और वॉलमार्ट वाले खुश हैं। नहीं दे आप करें। सबसे पहले एबीपी न्यूज का शुक्रिया कि आपने मनमोहन सिंह जी के तस्वीर के साथ बगल में वॉलमार्ट दिखाया है। तो आज मार्केटिंग भारत की नहीं हुई है, आज वॉलमार्ट की मार्केटिंग हो रही है। आज पूरी तरह से ऐसा खुशी की लहर या तो वॉलमार्ट टैक्सों के यहाँ होगी या कांग्रेस के दफ्तर में होगी या मायावती जी के यहाँ भी होगी, क्योंकि भारत बंद में वो शामिल थी, लेकिन आज वो उन्होंने वोट दिया है। देखिए किशोर जी, एक वोट पे आ जाए कि जो सरकार आज जीती है, एक तो 9 मेंबर उन्होंने जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनका सपोर्ट है, कुछ निर्दलीय मेंबर का सपोर्ट है और मायावती जी का सपोर्ट है। अगर वो वॉकआउट भी करते तब भी सरकार हार सकती थी। इसका मतलब ये है कि एक वोट से सरकार आती और जाती है, ऐसा नहीं होने वाला था आज। लेकिन हम लोग जो 184 के तहत बहस लाए, आपको लगता होगा क्या बीजेपी सरकार जीत गई? ऐसा कहीं नहीं है। ये जीत हार का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम एक्सपोज कर रहे थे देश में उन लोगों को जो लोग भारत बंद में शामिल होते हैं, जो लोग एफडीआई रिटेल के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन और जो लोग सरकार के पक्ष में वोट देते हैं। मुद्दा तो वही, इसलिए हमने 184 पे डिबेट किया था, 168 पे डिबेट किया। जी शाहनवाज जी, मुद्दा तो वही विदेशी किराना है ना। अब वो संसद में जो हुआ उसके बाद जो प्रस्ताव गिरा या सरकार की जीत हुई या किस तरह से हुई, वो उन बातों के बाद अब सवाल ये है कि भाई जो मुद्दे संसद में उठे, की जीत हुई, जो बिंदु संसद में उठे कि देश का भला कैसे होगा, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर। जी हो गया ना। वॉलमार्ट जीता, किसान हारा, अमेरिका जीता, भारत हारा।
शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं कि आप 184 के तहत, शाहनवाज जी आप कह रहे हैं कि 184 के तहत आपने बहस इसके लिए तैयार हुए, आप दूसरे दलों को एक्सपोज करना चाहते थे, तो आपका एकमात्र उद्देश्य दूसरे दलों को एक्सपोज करना था, या फिर कोई ऐसे आप सेफगार्ड भी सरकार को सजेस्ट कर सकते थे कि किसानों का ये एफडीआई आए भले ही विदेशी किराना में, लेकिन किसानों के हितों का संरक्षण या रिटेलर्स के हितों का संरक्षण कैसे हो सके, इसके लिए कुछ एक सुझाव भी तो आप दे सकते थे। जितना आप एंकर होते हुए जितना आपको तो कोई नहीं रोकेगा बोलने से, मुझे तो कम शब्दों में बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने एक बात कही, उसमें एक वन लाइनर दिया। मैंने कहा कि 184 डिबेट इसलिए किया कि एक्सपोज भी हों, लेकिन 184 डिबेट इसलिए भी किया कि हम अपना पक्ष रख सके। जो हमारा पक्ष था उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सुषमा जी ने बहुत विस्तार से और डॉक्टर जोशी जी ने समझाया, अरुण जेटली जी ने समझाया, वेंकैया जी ने समझाया, और विपक्ष के लोगों ने भी समझाया, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी समझाया। मैंने जो पार्लियामेंट में सुषमा जी ने कहा 18 दल में 14 दलों ने समझाया, 4 दल के समझ में नहीं आया। 18 दल में 14 दल अपने भाषणों से किसान के साथ थे, किराना दुकानदारों के साथ थे, देश के साथ थे, आम आदमी के साथ थे। बाकी ये वॉलमार्ट को लाना चाहते हैं तो वॉलमार्ट भी पटाखे चलाएगा, कांग्रेस दफ्तर में भी पटाखे चलेंगे, अब बहुजन समाज पार्टी भी पटाखे चलाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आज देश की हार हुई है, वॉलमार्ट की जीत हुई। जी शाहनवाज जी, इसमें निश्चित रूप से शाहनवाज भाई जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल निराधार है, और केवल वॉलमार्ट अकेला नहीं आएगा हिंदुस्तान में, मेट्रो भी आएगा, कैरिकोर भी आएगा, कॉस्को भी आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। आज मतलब हमें दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए, हमें देश का विकास देखना चाहिए। हम ही लोग देशी बन जाएंगे खरीदने वाले। हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद जी भी हैं। आज आप किस चीज के विरोध में हैं हम लोग ये नहीं समझ पा रहे। आप अगर बिग बाजार के विरोध में थे, विदेशियों के विरोध में हैं, के विरोध में थे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के विरोध में थे, आज हमारे यहाँ हम किराना दुकानदारों के पक्ष में हैं, आज हमारे वॉलमार्ट और टेक्सो के विरोध में, अमेरिका के विरोध में, हमारे यहाँ दूर संचार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। किस चीज में आप विरोध में हैं, हम लोगों को आपका दोहरा चेहरा समझ में नहीं आता। कांग्रेस और बीजेपी को हमने सुना। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी भी हैं बहस में, और हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद जी भी हैं, प्रभा ठाकुर जी भी हैं हमारे साथ। चंद्रभान जी के पास अपने तर्क हैं कि इससे देश का क्या भला होगा, तो अब उन तर्कों पे बहस कर लेते हैं। चंद्रभान जी, पॉइंट नंबर 1, क्या फायदा होगा इससे देश को? जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया तो लगा कि एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति हुई है, पर आज इतिहास उस स्टीम इंजन को क्या देखता है, किस रूप में, कि वह सोशल रिवोल्यूशन का भी एक ट्रिगर बना। आप कह रहे हैं समाज में बदलाव आएंगे इसकी वजह से? हाँ, इसलिए जो है ये किस तरह से, जिस तरह से लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पद्धति ने गुरुकुल को समाप्त किया जिसमें दलितों को घुसने का इजाजत नहीं था, उसी तरह से एफडीआई जो है यहाँ का जो ट्रेड मंडी सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और एक समाज में दलितों को, महिलाओं को, ओबीसी के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आड़ती खत्म हो गई। यहाँ क्या ये कारण सिस्टम खत्म होगा, और यह एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, एक सोशल क्वेश्चन है, और एफडीआई एक सोशल रिवोल्यूशन का ट्रिगर बनने जा रहा है, इसलिए इतना रेजिस्टेंस हो रहा है। आप कह रहे हैं वंचित वर्ग जो है उसको भी मौके समान रूप से मिल सकेंगे, उन लोगों को मौके जिनको नहीं मिलते हैं क्योंकि बिचौलिए आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एफडीआई लाओ, मनु भगाओ। तो क्या यही वजह है कि बसपा और सपा जो है उसका समर्थन कर रहा है? क्या वंचित वर्गों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है? शायद। विजय चंद्रभान जी के तर्क ये कि ये सामाजिक जो कुछ त्रुटियां हैं इस सिस्टम में, जो व्यापार के सिस्टम में, उनको दूर करने में एफडीआई की मदद मिलेगी। ये एक ऐसा फायदा ये गिना रहे हैं जिसको लोकसभा में नहीं गिनाया गया, राज्यसभा में भी नहीं गिनाया गया। जी हाँ, ये इनके अपने तर्क हैं, लेकिन इनके उदित राज भी ऐसी एक दलित नेता हैं, वो शायद इन तर्कों से सहमत नहीं है, लेकिन इनका तर्क है, ये कहते हैं कि 3000 ये आज़ादपुर मंडी में इन्होंने सर्वे किया और पता लगा कि 3000 आड़तियों में से एक भी जो आड़तिया है वो दलित नहीं है। लेकिन मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ, अब जब पास हो गया बिल, अब जो भी रखा गया था प्रस्ताव गिर गया पर विपक्ष का, तो यहाँ 2-3 चीज़ें मुझे ये कहनी है कि ऐसे कुछ सेफगार्ड
की बात इस सदन में क्यों नहीं की गई? जो विरोध कर रहे थे, जो आपने शाहनवाज जी से पूछा, जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, उसके अंदर किसानों का संरक्षण कैसे हो, कोल्ड स्टोरेज के लिए किसान को मना नहीं किया जाए कि उसकी हर चीज वहां रखी जाएगी, रिटेलर्स को जो असंगठित क्षेत्र हैं कि उनको रेगुलेशन के लिए कुछ किया जा सके, उस बिंदु पर भी आएंगे विजय, उस बिंदु पर भी आएंगे। लेकिन जो बात चंद्रभान जी ने कही है उसका उस पर राय लेते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी की। खंडेलवाल जी, कई त्रुटियां तो है सिस्टम में, उस सिस्टम जी शाहनवाज जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो चंद्रभान जी ने कहा है, अगर ये सर्वे करेंगे कि 3000 दर्जी है उसमें एक भी दलित नहीं है। मान लीजिए लोगों के काम है, आढ़तिया का काम, जो आढ़त है वो अलग काम है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ऐसे सर्वे करने लगेंगे कि जितनी दुकानें हैं, पार्लर हैं, वो उसने मुस्लिम की कितनी है, दलित की कितनी है, आदिवासी की कितनी है, ये सर्वे से मैं नहीं सहमत हूँ। नहीं, वो मैं तो ये मानता हूँ यानी कि दलित मालिक नहीं बने, इनके कहने का मतलब क्या है? दलित मालिक नहीं बने। नवाज भाई, आप किशोर जी कभी नहीं चाहते दलित, आदिवासी और मुस्लिम में मुख्य धारा से जुड़े। अब कुछ काम ऐसे होते हैं, कभी नहीं चाहती, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस मुख्य धारा से जुड़े। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि ट्रेड की दुनिया में दलित हो ही नहीं। मान लीजिए दलित और महिलाएं ट्रेड की दुनिया में है नहीं। जी प्रवीण खंडेलवाल जी, खंडेलवाल जी आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत सी दुनिया है जिसमें बहुत ऊंची जाति के लोग नहीं है, बहुत सी जाति जिसमें माइनॉरिटी के लोग नहीं है। इसीलिए उस दुनिया को बदल करके हमें नई दुनिया बनानी है। ना आदिवासी के पक्ष में, ना ये मुस्लिम के पक्ष में, ये अमेरिका के पक्ष में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका में भी उन लोगों के पक्ष में नहीं है जो गरीब लोग। बिल्कुल नहीं, हम भी जानते हैं अमेरिका जो गरीब हमने देखा है, जो पिछड़े हुए उनके पक्ष में वॉलमार्ट गरीबों की जगह है। उस समय आपका कौन सा चेहरा था जब आप 100% FDI अमेरिका में भी पटरी पर गरीब लोग खरीदते हैं, आप जाके देखिए। इसीलिए ये मामला गए होंगे उस गरीब जगह नहीं गए होंगे। इसलिए ये मामला ग्रोसर वर्सेस बस चले तो आदमी को वॉलमार्ट में ये मामला एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी का बहुत, प्रवीण खंडेलवाल जी की राय लेनी है, बहुत अहम उनकी राय इस मौके पर। जिस तरह से लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पद्धति ने गुरुकुल को समाप्त किया जिसमें दलितों को घुसने का इजाजत नहीं था, उसी तरह से FDI जो है यहाँ का जो ट्रेड मंडी सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और एक समाज में दलितों को, महिलाओं को, OBC के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विदेशी किराना से क्या देश का भला होगा, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। खंडेलवाल जी के पास चलेंगे, लेकिन प्रभा ठाकुर जी भी बहुत देर से हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा प्रभा जी, आपके पास नहीं आ पाया मैं अभी तक। प्रभा जी, आप बहस में शामिल भी हुई राज्यसभा में, लेकिन ये अब रास्ता साफ होने के बाद विदेशी किराना के ये सवाल आपके पास भी लोग लेकर आएंगे, जनता लेकर आएगी, जो विपक्ष ने उठाए हैं कि किस तरह से देश का फायदा होने वाला है इससे, अगर नौकरियां जाने लगें और वो लोगों को महसूस होने लगें। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सभी जो हमारे प्रमुख वक्ता थे लोकसभा में, कपिल सिब्बल जी या इधर आनंद शर्मा जी, सभी ने विस्तार से सारी बातें रखी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि 10 साल पहले खुद FDI के समर्थन में थी कि विदेशी पूंजी निवेश होना चाहिए। यानी हद तो ये है कि संसद से छुपा करके, संसद का सहमति न लेकर के डिफेंस तक में, रक्षा के मामले तक में वो विदेशी पूंजी निवेश को अलाउ कर रही थी। आज वो पार्टी विरोध कर रही, एक तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। खैर, ये वो राजनीतिक पार्टी है, वो क्या सोच के विरोध कर रही है ये वो जाने। लेकिन अगर आज बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी कोई एब्सेंट रहना चाहती है, उस अवसर पर वोट नहीं करना चाहती या कोई वोट करना चाहती है, तो ये उनका अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही विरोध में थी तो वो भी ममता जी की आह्वान पर अविश्वास प्रस्ताव लेके आती ना, फिर तब वोट करवाती, उसमें शामिल होती। तो वो दूसरों पे अपना वो नहीं थोप सकती। दूसरी बात यह है कि इससे सबको लाभ होगा, क्यों जनता को आज हमारे जो देश की जनता है, किसान है, गरीब है, उनको जो नौजवान है, बेरोजगार युवा है, उनका विश्वास है किस पे? कांग्रेस पे, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं। वो जानते हैं कि
कि कांग्रेस है, कांग्रेस की नेता जो है पार्टी सेट कर, अब यूपीए की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी नीति पाया नहीं तो और नहीं तो प्रधानमंत्री जी जिनके बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। प्रवीण खंडेलवाल जी कर रही है वो गरीबों के हित में है, प्रवीण खंडेलवाल जी किसने कहा कि युवाओं का विश्वास कांग्रेस पे है? रोजगार मिलेंगे ना, इतने कारखाने खुलेंगे। प्रभा जी शर्मा जी एक मिनट, काफी देर से हम प्रवीण खंडेलवाल जी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भी सुन लेते हैं। नौजवानों का रोजगार विश्वास कांग्रेस पे नहीं है, थोड़ी लोग भागलपुर के नौजवानों का विश्वास कांग्रेस पे नहीं है। मंगाएंगे हमारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा, युवाओं का विश्वास है कांग्रेस पे, हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा रोजगार का। ये प्रभाजी कांग्रेस पार्टी का नंबर बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। जी प्रवीण जी बोलिए। किशोर जी मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। जी बोलें। सबसे पहली बात तो जो चंद्रभान प्रसाद जी ने जो बात कही है कि दलितों को बड़ा फायदा होगा, वो निश्चित रूप से असत्य है, क्योंकि इस देश में मजदूर, कुशल कारीगर और जो इस श्रेणी के लोग हैं वो अधिकांश दलित हैं। हेलो जी आपको मेरी आवाज आ रही है किशोर जी? जी आ रही है प्रवीण जी। आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में पहले से जो मजदूर हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, तो ये मजदूर है, मालिक नहीं है, मजदूर आने से कोई वॉलमार्ट, कोई टेस्को, कोई कारफूर इनको नौकरी देने वाला नहीं है। क्यों? तो चंद्रभान प्रसाद जी को अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। नहीं, क्यों नौकरी देने वाला नहीं है? क्या वजह है आपकी नजर में? नहीं, क्योंकि उनको वहां पर टाई और सूट पहनने वाले लोग चाहिए, उनको लेस एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिलेगी। जब मजदूरी में आएंगे, देश के इतनी चीजें बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो क्या उनमें वो तो सेल्समैन होगा, वो एमबीए पास होगा क्या? राजनीतिक दल जो है वॉलमार्ट के स्टोर में तो सेल्समैन एमबीए पास होगा। देखिए सामान्य सी बात है जो एक आम आदमी की बुद्धि में भी आ सकती है कि जब वो यहाँ रोजगार लगाएंगे तो मजदूर के अमेरिका से थोड़ी बढ़ाएंगे। किशोर देखिए कुछ बुनियादी बातें हैं जो राजनीतिक दल जो है उसको संसद करना चाहते हैं। ये 1991 से जब आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ है, कितना नौकरी मिलने वाली है, डिबेट इस पे हो रही है। नहीं, ये डिबेट किस चीज पे हो रही है? एक मिनट, कौन से जात धर्म के लोगों को नौकरी मिलेगी, ये डिबेट है। कांग्रेस ये तो डिबेट का एक नया सूत्र आप लोग लेके क्या आ गए? डिबेट ये है पर तो डिबेट नहीं, शर्मा जी कौन जात धर्म के लोगों को मिलेगी नौकरी? फायदे क्या होंगे? आप लोगों ने जबरदस्ती इस डिबेट को अलग दिशा में शर्मा जी, चंद्रभान जी का तर्क है कि कई वर्ग ऐसे हैं जो वंचित हैं इस ट्रेड से। देश किसानों को लाभ है, जाति का बेरोजगार। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि सबसे ज्यादा मुस्लिम को नुकसान होगा। मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा इस देश के विकास, सबसे मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम को भी नुकसान होगा। पहली बात जब फ्री मार्केट की हम बात करते हैं, एक मिनट क्वालिटी की चीज मिलेगी। प्रभा जी एक मिनट, रशीद देखिए राजनीतिक दल प्रभा जी ये सारा समय प्रभा जी ले लेंगे क्या? प्रवीण जी एक मिनट, आपको भी मौका देंगे, बिल्कुल बोलने मौका देंगे हम। किशोर जी देखिए, जब से आर्थिक सुधार की बात हुई 1991 से, तब से एक पर्टिकुलर दुनिया में और हिंदुस्तान में एक आर्थिक मॉडल है और उसको जो है तमाम राजनीतिक दल जो है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। भाजपा ने कोई ऑल्टरनेट उसमें ऐसा ऑफर नहीं करा जब वो सत्ता में थे। जो मुख्यमंत्री जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बात यह है जो उसको रेगुलेट करने के कृषि के लिए क्यों व्यापक सुधार नहीं होते, क्यों स्किल से जो है डेवलपमेंट, जो एजुकेशन और स्किल का लिंकेज नहीं हो रहा है, और उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों कसूरवार हैं। शर्मा जी, जो विजय भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये आपने विकल्प क्या दिया कि अगर ये नहीं होगा या इससे नुकसान होगा तो फायदा किससे होगा? अगर इससे सेल्स बॉय सेल्स गर्ल बनेंगे तो उनको और नौकरियां कहां से मिलेंगी? देखिए, एक तो ये लोग केवल नौकरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मालिकाना हक बदलने की। आप ये पूछ रहे हैं? जी शर्मा जी बोले। अब ये मालिकाना हक पूछ रहे हैं, नौकरी पूछ रहे हैं, ये लीजिए। हम मालिकाना हक पूछ रहे हैं इसलिए कि दलित का जो डिक्की की मेंबरशिप में एक भी दलित करोड़पति
ट्रेडर नहीं है। अरे भाई, और हम इसलिए कह रहे हैं कि ट्रेड भारत का जो है एकदम जातीय आधारित है और यह जातीय आधार टूटना चाहिए। इसको तोड़ेगा एफडीआई। हम यही कह रहे हैं सीधी बात। आप लोग मजदूर होने की बात कर रहे हैं, दलित मजदूर है, आपको यही एम्प्लॉय बनेगा और मालिक भी बने, ऐसा है ही नहीं। और जो बात शहनवाज जी कह रहे हैं उसका जवाब है, एक बुलाइए इमाम साहब को भी कहीं से, एक मिनट, वो भी आके बुला के बोलेंगे कि प्रदीप जैन जी को सुन लेते हैं। ये इस तरह की सवाल पूछिए तो मुझसे जवाब लीजिए। शाहनवाज जी आपसे जवाब लूं। एक मिनट प्रवीण जी, शाहनवाज जी आप जो बात कर रहे हैं उस पर कुछ आप लोग प्रदीप जैन जी कहना चाह रहे हैं। जी जैन साहब, मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। एक मिनट जैन साहब को सुन लेते हैं, शाहनवाज जी आपके पास। शाहनवाज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जैन साहब पहले आ गए तो हम नहीं बोलते हैं। 90 से 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय भी आर्थिक सुधार के वो उपाय सुझाए थे जिनसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था में उभर कर हिंदुस्तान को एक नया आयाम मिला था। उस समय भी आप विरोध कर रहे थे। आप लोग नकारात्मक राजनीति क्यों करते? आपके पास क्या उपाय है कि गांव के अंतिम व्यक्ति का उसी सवाल पर लौटते हैं। आलू जी जैन साहब सड़े नहीं। आज गांव के अंदर 50% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एफडीआई में जो जैन साहब उसी सवाल पर हम जा रहे हैं शाहनवाज जी, उसमें लगेगा। आप सरकार में रहे, आप हमेशा विरोध की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप शाहनवाज जी क्यों नहीं जाते? विकल्प क्यों नहीं जाते? सवाल वही है कि विकल्प, आपका विकल्प क्या है? आपका विकल्प क्या है? जो वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है। जी जैन साहब, एक मिनट शाहनवाज जी का जवाब सुन लेते हैं। जब तक आप इनको चुप नहीं करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। जी जैन साहब, मैं यहाँ हल्ला करने भारत का जैन साहब एक मिनट, हम शाहनवाज जी को सुन लेते हैं जैसा आज आप करा रहे हैं। जी शाहनवाज जी आपका जवाब, विकल्प क्या है? ऐसे डिबेट में आप पूरा जमा कर लीजिए देश को और 4 घंटे की डिबेट कीजिए। नहीं, सवाल तो आपसे विकल्प के बारे में पूछा गया है। 2 कांग्रेस के नेता आपने बुला लिए, विकल्प एक कोई कितने साहब बैठे हैं, फिर उनसे सवाल हुआ, फिर शाहनवाज जी विकल्प आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रभात ठाकुर जी का भी सवाल है, जैन साहब का भी है। वो जैन साहब एक मिनट जवाब देंगे या सवाल ही करेंगे? जैन साहब एक मिनट, शाहनवाज जी का जवाब ले लेते हैं विकल्प पे। विकल्प, ये तो बड़ी नाइंसाफी है आपकी। शाहनवाज जी आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं विकल्प। मैं पार्लियामेंट में भी जब सब लोग चुप हो जाते हैं तभी मैं बोलता हूं। जी आपको सुनने के लिए बैठे, कमेंट्री होगी तो मैं क्यों बोलूंगा? आप ही को सुन रहे हैं इस जवाब पे कि विकल्प क्या है बीजेपी के पास। साहब अब उनका माइक बंद होगा तब ना मैं बोलूंगा। सवाल यह है किशोर जी, अब मुझे आप कितने सेकंड का समय थोड़ा उसमें बीच में हमको बोलने दीजिए। हमारा कहना है कि सरकार ने, आपने पूछा, विद्रोही साहब ने पूछा कि विकल्प क्या है। विकल्प यह है कि जो आज तंत्र चल रहा है उसी तंत्र को चलने दीजिए। विकल्प ये नहीं है कि वॉलमार्ट फेल हो गया, दुनिया में रिसेशन है, अमेरिका डूब रहा है तो हमारा ग्राहक जो है वो उनको बचाने के लिए नहीं है। आज देश के अंदर अच्छी दुकानें खुल रही हैं, भारत के लोग सक्षम हैं पूरी दुनिया में जाने को। भारत में वॉलमार्ट या टेक्सो की जरूरत नहीं है। भारत में भारतीय तरीके से जो व्यापार चल रहा है वही विकल्प है, उससे पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। आज ये सवाल नहीं है कि विकल्प क्या दे रहे हैं, विकल्प क्या दे रहे हैं, हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं। जो फॉर्मूला लेकर ये आए हैं, 7 साल से यूपीए की गवर्नमेंट है, तब तक तो सारी उम्र गुजार दी बुत परस्ता में गालिब। इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? ये 7-8 साल से कोई ये नहीं लाया एफडीआई रिटेल में। अब इनका अमेरिका के दबाव में ये सरकार अब एफडीआई ला रही है और ये समझा रही है कि देश के लोगों का भला होगा। जी देश का भला नहीं होगा। आपका जवाब दिया शाहनवाज जी, आपका जवाब ये एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज हुसैन का जवाब ये कि विकल्प ये है जो मौजूदा व्यवस्था है उसी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, और वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस एफडीआई के प्रपोजल को। ये विकल्प है उनका, जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है वो वैसे ही चले, मौजूदा तरीके से ही चले, मौजूदा सिस्टम के तहत ही चले। जी प्रवीण जी बोले। आप ही के पास आ रहा हूं साहब। गालिब का शेर सुना के मैं जाना चाहती हूँ। अब जी एक गालिब का शेर चले प्रभा जी। जी प्रभा जी को पहले चुप कराइए। एक शेर सुन लेते हैं उनसे। प्रभा जी को बोल
प्रभा जी को बोलने की बीमारी है। प्रवीण जी व्यक्तिगत ना हो, लाए थे ऐसी टिप्पणी ना दे। डिस्कशन दोनों सदन में, मेरी बात तो इन्हें लगा कि सरकार को हमने बहुत मना किया 184 में मत लाइए, पर ये लाए कि भाई इससे सरकार को चलिए शेर सुना दीजिए प्रभा जी, चलिए शेर सुना दीजिए। मैं गालिब साहब का ही शेर सुनाना चाहती हूँ, इसी पर शेर सुना रही हूँ कि सुनते थे कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। तो ये आम जनता की जीत हुई, किसानों की जीत हुई है सदन में, और हमारे नौजवानों की जीत हुई है। जी चलिए प्रवीण जी, प्रवीण जी, अब तो बीजेपी को दोनों सदनों में, अब प्रवीण जी बोले। अब किशोर जी, हाँ, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जुगाड़ राजनीति का उपयोग करके देश के लोकतंत्र पर जिस प्रकार का धब्बा कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने और एसपी और बीएसपी ने लगाया है, उसकी मिसाल कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, पहली बात। और उस पर प्रभा जी को घमंड है, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि एक बात पक्की है, समर्थन और विरोध दोनों एक साथ कभी भी नहीं चला करते हैं डेमोक्रेसी में। दूसरी बात यह है कि जिन लाभों का ये बता रहे हैं बार बार लगातार कि इसको लाभ हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, वो सारे झूठे हैं। उन लाभों के समर्थन में आज तक सरकार कोई तर्क नहीं दे पाई। जी प्रवीण जी, लेकिन हम यूरोप का क्या हाल हो रहा है, प्रवीण जी, आपने टेली कम्युनिकेशन, आपने इंश्योरेंस, आपने व्हीकल के अंदर किशोर जी एक सुधार देखा ना? आपने देखा अगर एफडीआई अगर टेली कम्युनिकेशन में आई, इंश्योरेंस में आई, तो उसमें रिफॉर्म आए, कोई बिना पूर्व अनुभव। प्रवीण जी अफसोस, लेकिन आपकी तरफ से कोई नया तर्क नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से कोई नया तर्क नहीं आ रहा है। अंत में अफसोस, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, अंत में 10 सेकंड चंद्रभान प्रसाद जी को। जी चंद्रभान जी, एफडीआई के विरोध में शाहनवाज जी ने जो तर्क दिए हैं, ठीक वही तर्क 1854 में दिए गए जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई। हिंदू लोगों ने कहा हमारा एक गुरुकुल बरकरार रहेगा, और मुसलमान लोगों ने कहा कि हमारा मदरसा, अंग्रेजों ने कहा कीप क्वाइट। और आज हम इस स्थिति में हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग का जो सिस्टम है इसको तोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सिस्टम तोड़ना चाहिए ताकि जो वंचित वर्ग हैं उनको मौका मिले। चलिए पक्ष विपक्ष में हमारे पास जो तर्क आए उनको डाल लेते हैं। ये प्रभा जी ने जो कहा ना, जो गालिब का शेर सुनाया, उसकी अगली लाइन भी उनको सुननी चाहिए, ना मैं अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो अभी कहानी यही है कि अच्छा भी, इससे अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं है। पक्ष विपक्ष में विजय विद्रोही ने कहा कि बीजेपी नहीं बता रही है कि उनके विदेशी स्टोर से नौकरी नहीं मिलेगी, तो उनके लिए विकल्प क्या है। शाहनवाज हुसैन साहब का कहना कि कांग्रेस, अमेरिका, वॉलमार्ट खुश हुए होंगे, विकल्प यह है जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। जिस पर चंद्रभान प्रसाद जी ने कहा कि ये सिस्टम बदलना होगा क्योंकि वंचित कई वर्ग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। प्रदीप जैन आदित्य जी का कहना है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, एफडीआई से कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा, 50% पैसा गांव के विकास में लगेगा। प्रभा ठाकुर जी ने कहा कि विदेशी स्टोर भारत में लगेंगे तो मजदूर अमेरिका से तो नहीं आएंगे, जीत नौजवानों और किसानों की हुई है। फिलहाल देश में यह बहस जारी है, और पर आज राज्यसभा में वोटिंग के बाद विदेशी किराना स्टोर देश में खुलने का रास्ता जरूर साफ हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।